हजारों यात्रियों ने एक गुट की तरह डेक पर कदम रखा। वे भावहीन थे और एक एक करके समुद्र में कूद पड़े। यह भयानक दृश्य 1899 में अटलांटिक महासागर के ऊपर हुआ था। जिन्होंने अभी तक अपना विवेक नहीं खोया है, उन्होंने स्वयं को और अपने मित्रों को एक सूत्र में बांध लिया है। जब मंतर समाप्त हुआ तो जहाज पर केवल 1 दर्जन लोग बचे थे। 3 दिन पहले करबरोस नामक एक जहाज 1600 यात्रियों और चालक दल को लेकर लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। बस विदा हो रही थी। ट्रेन में बुरी अफवाहें थीं। 4 महीने पहले इसी मॉडल का एक जहाज इसी समुद्री मार्ग से लापता हो गया था। इसका नाम प्रोमेथियस है। इसका ठिकाना अभी भी अज्ञात है। निश्चित रूप से प्रस्थान के दूसरे दिन टेलीग्राफ को एक अजीब संकेत मिला। सिग्नल में केवल एक स्थान के निर्देशांक थे, वही स्थान जहां प्रोमेथियस गायब हो गया था। आइक ने मोर को अस्पताल जाने का आदेश दिया। इस फैसले का सभी ने विरोध किया, केवल एक लड़की ने उनका साथ दिया। सूर्यास्त के समय समुद्र पर एक विशाल जहाज दिखाई दिया। केरबेरोस ने सिग्नल की गोलियां चलाईं, लेकिन विरोधी जहाज बिल्कुल भी नहीं हिला। इसलिए आइक ने सभी की बेचैन आंखों के सामने लोगों को लाइफ बोट्स पर प्रोमेथियस तक पहुंचाया। उन्होंने सोचा कि वे लाशों के ढेर देखेंगे, यहाँ तक कि लोगों के खाने के दृश्य भी। लेकिन जहाज गंदा, जंग लगा हुआ और पुराना था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि कैबिन में रखा टेलीग्राफ काफी पहले टूट चुका था। तो वह संकेत किसने भेजा? डाइनिंग रूम में अचानक शोर होने पर हर कोई हक्का पक्का रह गया। आवाज एक बंद अलमारी से आई। हर कोई पीछे हटने से डर रहा था। केवल मौर्य ने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाजा खोला। अंदाजा लगाइए कि उन्होंने क्या देखा। लड़का धीरे धीरे बाहर निकला। उसने बड़े करीने से कपड़े पहने थे, बिल्कुल नहीं घबराए। 4 महीने तक वह आखिर कैसे जीवित रहा? मौरा इलियट को उसकी देखभाल के लिए अपने कमरे में ले गई। उसने पूछा कि यात्री कहाँ गए थे। इलियट फिर चुप रहा। उसी समय एक ने प्रोमेथियस के सिग्नल के मुख्यालय को सूचित किया। मुख्यालय ने केवल 2 शब्दों का उत्तर दिया, जहाज डूबो। यह जहाज क्या रहस्य छुपा रहा है? आइक ने यात्रा कार्यक्रम बदलने का आदेश दिया। अब अमेरिका नहीं जाना है। वह प्रोमेथियस को वापस इंग्लैंड ले जाना चाहता था। इस फैसले ने एक और बड़ी लहर पैदा कर दी, लेकिन आइक ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। उसने अचानक प्रोमेथियस के कप्तान के बारे में सोचा कि वह एक लॉगबुक छोड़ रहा है। बस इसे खोजो और सब कुछ साफ हो जाएगा। वह और मौरा फिर घातक जहाज पर सवार हो गए। मौरा को शक है कि लापता यात्रियों को भट्टी में डालकर जला दिया गया होगा। वे अलग हो गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन आइक को कुछ मिला। वह प्रोमेथियस की यात्रियों की सूची थी। उनके आश्चर्य के लिए मौर्य का नाम यहाँ फिर से दिखाई दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि लिस्ट में उनके ही हस्ताक्षर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह प्रोमेथियस का कप्तान है। शायद उस आपदा को देखा था, लेकिन उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। वहीं करबरोस भी हुआ। एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पहले एक छोटी बच्ची, फिर 3 वयस्क। उनके शरीर पर हमले के कोई निशान नहीं थे और न ही जहर खाने के कोई निशान थे। डर फैल गया। लोग अंदर बाहर बातें करने लगे। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इलियट यहाँ प्रोमेथियस पर कुछ लाए थे। मैं कैसे समझाऊं कि वे सब गायब हो गए हैं, लेकिन केवल वह। विवाद छिड़ गया। यात्री दंगे में बदल गए। उन्होंने हथियार लिए और हर कमरे की तलाशी ली। मौर्य ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे दौड़े, लेकिन इलियट को खोजने में असफल रहे। उन्होंने बस उसे अंदर बंद कर दिया और चले गए। मौर्य ने बिस्तर के नीचे शोर सुना। अप्रत्याशित रूप से यहाँ एक तहखाना है और इलियट अंदर सुरक्षित और स्वस्थ छिपा हुआ था। मौर आइक को खोजने आई। उसे इलियट को ले जाने और भाग जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक दंगाइयों ने पीछा कर लिया था। मौरा ने बाहर निकलने की पहल की, मानो उसने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी हो। जैसे तैसे वह उनके पीछे हो ली। शाम को वे जहाज के डेक पर इकट्ठे हुए। नेता ने कहा कि इलियट को समुद्र में बलिदान करने से ही शांति हो सकती है। आइक और मौरा बचाव के लिए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अराजकता के दौरान नेता ने इलियट को समुद्र में धकेल दिया। इलियट कई दसियों मीटर की ऊंचाई से विशाल समुद्र में गिर गया और प्रोमेथियस भी इलियट के साथ गायब हो गया। आइक समूह को बस कैफेटेरिया में वापस जाना पड़ा। मौर्य अत्यंत दुखी था। कैबिनेट में अचानक हड़कंप मच गया। प्रोमेथियस पर एक के समान इस कैबिनेट पर करीब से नजर डालें। प्रकाश की एक चमक निकली और इलियट एक बार फिर सुरक्षित दिखाई दिए। सबकी हैरत भरी निगाहों से उसने मौर्य को गले से लगा लिया। आखिर वह कौन है, अब आप शायद अंदाजा लगा सकती हैं। ऐसा लगता है कि मौर्य को सब कुछ याद आ गया था, लेकिन एक बात हुई और दूसरी आ गई। घड़ी की टिक टिक कहीं से नहीं आई। उस टिक में सभी के होश उड़ गए। जैसे किसी दुष्टात्मा की चपेट में आकर भावहीन चेहरा निकल गया हो। चाहे दंगाई हो या गार्ड, चाहे रईस हो या आम, वे सभी डेक पर बड़े करीने से चलते थे।
मंत्र के वशीभूत होकर वे एक एक करके रेलिंग पर चढ़े और समुद्र में छलांग लगा दी। विराम नहीं। पता चलता है कि यही कारण था कि प्रोमीथियस पर हर कोई गायब हो गया। अब फिर से कर्बरोस पर होता है। जो जागे हुए हैं वे डरते हैं, कहीं वे भी पागल न हो जाएं, तो उन्होंने अपने आप को बांध लिया और दूसरों के साथ समुद्र में कूद पड़े। जादू अंत में बंद हो गया। वे डेक तक भागे। पूरे विशाल जहाज में अब केवल 1 दर्जन लोग बचे थे। उन्होंने मुख्यालय को एक संकट संकेत भेजा, लेकिन मुख्यालय का उत्तर पिछली बार की तरह संक्षिप्त था। जहाज डूबना। बेशक इस बार यह प्रोमेथियस नहीं बल्कि कर्बरोस था जिसमें वे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें समुद्र में छोड़ दिया गया और आत्म विनाश कर दिया गया। हालांकि कई सवाल हैं। पहली बात जीवित रहना है। सभी हरकत में आ गए। कुछ बचे लोगों की तलाश जारी रखते हैं, अन्य इंजन शुरू करने की तैयारी करते हैं। इलियट पर केवल मौरा ही उत्तर जानती थी। उसने इलियट से फिर पूछा। इस बार इलियट ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। मैं आपको नहीं बता सकता, आपको खुद निर्माता से पूछना होगा। वह तहखाने में घुस गया, एक सुनहरा कछुआ निकाला और अंतरिक्ष समय की सुरंग खोल दी। मौरा इलियट के पीछे रेंगते हुए बाहर निकलने की ओर गई। उजाड़ देश में बिना नाम का एक मकबरा है और दूर का घर मौर्य के दुस्वप्न का घर है। यह पता चला है कि मौरा का भी एक रहस्य है जिसे वह याद नहीं रखना चाहती। उसके पिता हेनरी एक वैज्ञानिक हैं, मानव मस्तिष्क का अध्ययन। उन्होंने अपनी बेटी को एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने मौरा की यादें मिटा दी। इमारत में हेनरी की आकृति फिर से दिखाई दी, दुस्वप्न फिर से आया। मौर्य ने होश में आने के बाद आइक को सारी बात बताई। जहाज खरीदने वाली कंपनी के नए मालिक उसके पिता थे। उसे शक है कि हेनरी ने जहाज पर कुछ ऐसा खेला है जो इस आपदा का कारण बना। पहेली को हल करने के लिए मौरा आइक को वापस इमारत में ले गई, परंतु दानियल नाम का एक मनुष्य दिखाई दिया। आइक को दूसरी जगह ले जाने के लिए उसने एक अजीबोगरीब मशीन का इस्तेमाल किया। मौर्य डर गया और उस पर बंदूक तान दी। दानियल ने फिर रोते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? हमने 12 साल पहले शादी की थी। लेकिन मौर्य को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मान लिया कि डैनियल हेनरी का आदमी था। उसने उसे लैब में बंद कर दिया। वह जहाज पर लौटी और डैनियल के कमरे में घुस गई। उसने अपने बिस्तर के नीचे एक तहखाने की खोज की। मौर्य अंदर दूसरे कमरे में चली गई। बिस्तर तस्वीरों से भरा है। चित्रित उसकी, डैनियल और इलियट भी हैं। सच्चाई का पता चला है, डैनियल वास्तव में उसका पति है और इलियट उसका बेटा है। इस दौरान डैनियल भी फरार हो गया। उसने सब कुछ कहा। यह सब वास्तविक नहीं बल्कि नकली दुनिया है। यदि समाधान नहीं हुआ तो 2 घंटे में जहाज डूब जाएगा और सभी मर जाएंगे। पैरामीटर रीसेट हो जाएंगे, मूल बिंदु पर वापस आ जाएंगे। सब कुछ फिर से शुरू होता है। इस समय समुद्र में तूफान है। पहाड़ जितनी ऊंची लहरें एक के बाद एक टकराती हैं। यह इस समय के लिए डिजाइन की गई प्रणाली का अंत है। मौर्य को याद आया कि उसके हार में एक चाबी है और इलियट जो पिरामिड अपने साथ रखता है उस पर ताला लगा है। शायद यह इमुलेटर को हटाने वाली एजेंसी है। मौर्य ने सही अनुमान लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब इलियट को मौर्य के दादा हेनरी ने ढूंढ लिया है। दीवार पर मॉनिटर लगे हैं। उसने वह सब कुछ देखा जो जहाज पर हुआ था। तूफान और तेज होता जा रहा है। समुद्र की सतह पर एक विशाल भंवर दिखाई दिया। डेक पर खड़ी एक लड़की ने यह नजारा देखा। जहाज भंवर में घुस गया, लेकिन पूरा निगल नहीं गया। लेकिन भंवर के अंत में प्रकाश की ओर, धारा के पार दूसरे समुद्र में। यहाँ एक जैसे दर्जनों जहाज समुद्र में चुपचाप पड़े हुए थे। निश्चित रूप से वे पहले ही दर्जनों बार इस चक्र से गुजर चुके हैं। मौर्य ने बचे लोगों से कहा, वे उसके पिता द्वारा डिजाइन किए गए सिमुलेशन वर्ल्ड थे। लेकिन यह इतना बेतुका था कि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि सभी को बचाने के लिए मौर्य हेनरी की बिल्डिंग में घुस गई। हेनरी बहुत पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसकी गुस्से की परवाह न करते हुए उसे प्रयोगशाला में ले जाकर सच सच बता दिया। यह मेरा विकृत खेल नहीं है, यह तुम्हारा है। आप इस सब के निर्माता हैं। मौर्य का मूल रूप से एक खुशहाल परिवार था, लेकिन उनके बेटे इलियट का 12 साल की उम्र में निधन हो गया। वह अपने बच्चे को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने यह आभासी दुनिया बनाई। सपने में उसे याद नहीं था कि वह कौन थी, नहीं उसे कभी पति और बच्चे होने की याद थी। आइक और उसके जैसे अन्य यात्री पीड़ा से बचना चाहते थे। केवल डैनियल ने प्रवेश करने की पहल की। वह बार बार साइकिल से मौर्य के साथ गया। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन मौर्य जाग सकता है। मौर्य को यहाँ बंद करने के कारण हेनरी उससे नफरत करता है, इसलिए उसने मौर्य की यादों को मिटा दिया। वह बाहर जाना चाहता था लेकिन असफल रहा। किसी ने कार्यक्रम बदल दिया। उसी समय मौर्य सुनसान जगह पर जागा। इलियट की कब्र पर चमकते प्रकाश की किरण को देखा। उसने पाया कि कब्र के नीचे एक तहखाना भी था।
यह इलियट का पूर्व कमरा था। इस बिंदु पर डैनियल उससे बात करते हुए दिखाई दिया। क्योंकि आपने कोड बदल दिया, कुंजी बदल दी। एजेंसी इलियट का खिलौना बन गई। कुंजी मोरा के हाथ की शादी की अंगूठी है। आप निश्चित रूप से उठेंगे, अन्यथा हमारे सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। दृश्य बदला। मौर्या ने आंखें खोली। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग ट्रेन में यात्री थे, लेकिन वे सभी डिब्बे में अभी भी लेटे हुए थे। जाहिर है अभी तक नहीं जागे हैं। मौर्य खिड़की के पास गया और बाहर देखा। अप्रत्याशित रूप से उसके सामने अनगिनत तारे थे। यह वर्ष 2099 है और उसका स्थान ब्रह्मांड में एक विशाल और अकेला अंतरिक्ष यान है। यह 1899 नामक एक नवीनतम असामान्य फिल्म है। बहुत सारे नेटिजन समझ नहीं पाते हैं। मुझे यह भी लगता है कि एपिसोड 1 के सुराग बहुत ज्यादा हैं। मुख्य सुराग स्पष्ट नहीं है, सेटिंग्स भ्रामक है, कहानी अस्पष्ट है, लेकिन अंत कल्पना के लिए बहुत जगह छोड़ देता है। अंतरिक्ष यान समुद्र में जहाजों के समान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंतरिक्ष यान ने भी इसी तरह की आपदा का अनुभव किया हो? और इलियट जाहिरा तौर पर मर चुका है, लेकिन एक फंतासी दुनिया में स्वतंत्रता की भावना क्यों? क्या यह आभासी जीवन हो सकता है? उम्मीद है कि इस फिल्म का भाग 2 ज्वार को बदल सकता है। इन खोदे हुए गड्ढों को अच्छी तरह भर दें।